हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक क्या आई एम श्योर कि कुछ लोग सो ही रहे होंगे अभी तक, क्योंकि कल इतना बढ़िया मौसम हो गया है, बारिश हुई है, गर्मी काफ़ी कम हो चुकी है, एकदम सुहाना मौसम हो गया है। तो थोड़ा जो है आराम से सो रहे होंगे, कुछ लोग तो कंबल में भी सो रहे होंगे, एसी चला के बिल्कुल। तो जग जाइए, क्योंकि अभी आप जग जाएंगे तो आपको आगे सोने का काफ़ी मौका मिलेगा। खैर, ये सब तो बातें हैं। कल कोई वीडियो नहीं मिल पाई थी आपको, और ये जो वीडियो है आपकी, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिजियोलॉजी आपका ख़त्म ही होने वाला है बिल्कुल, ये समझ लीजिए एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है। और मान लीजिए कोई और टॉपिक छूटा रह गया होगा, वो मुझे याद आ गया तो मैं फिर से आपको वो करा दूंगी। तो चलिए, जो लोग सो रहे हैं भाई, कंबल हटाइए और जग जाइए बिल्कुल, और अपने जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ एक कदम फिर से बढ़ाइए। क्योंकि वो होता है ना, एक एक दिन हमें मिलता है तो हम एक एक कदम जिस तरीके से अपना बढ़ाते हैं तो अपने लक्ष्य की तरफ जो है बढ़ते रहते हैं। तो चलिए, ये देखिए, कल बारिश थी, बहुत लोगों ने पकौड़ी और चाय खाई होगी, मतलब चाय पी होगी, पकौड़ी खाई होगी, मैंने भी खाई थी। और जिन्होंने नहीं खाई है वो यहाँ से देख के स्वाद ले सकते हैं। और स्वाद क्यों ले सकते हैं, आप बिल्कुल जाइए किचन में, फटाफट उठिए, बनाइए, सुबह सुबह पकौड़ी और चाय का नाश्ता करिए। ये थोड़ा सा हेल्दी तो नहीं है, बट ठीक है, कभी कभी चलता है स्वाद के लिए भी। क्योंकि आप देखिए, अच्छा हेल्दी या अपने मनपसंद का कुछ नाश्ता करेंगे तो आपका दिल दिमाग बिल्कुल सुबह एक्टिव रहेगा और खुश रहेगा। जब हमारा दिल दिमाग दोनों खुश रहेगा तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बातें हो गई बहुत, अब हम देखते हैं। तो ये है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये आप देख सकते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपने ही जैसा एक यंग वंस। जैसे आप सोचिए कि जो इंसान है, तो इंसान का जो बेबी होगा वो इंसान के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि तो जितने भी, अब इंसान का बेबी है वो इंसान के जैसा है, अब मान लो कोई डॉगी है तो वो उसका बेबी डॉगी के जैसा ही होगा। तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, वो इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने ही जैसा एक दूसरा यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इसके बाद ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब यहाँ पर क्या है कि गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब कि जो लोग जन्म देते हैं अपने ही जैसे, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विविपोरस। और ये चीज़ कौन करता है? ह्यूमन करता है। मतलब हाँ, जो ह्यूमन बीइंग है उसका बच्चा उसी के जैसा होता है, तो इसलिए उसको विविपोरस बोलते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग देते हैं, जैसे आपकी क्या बोलते हैं, जैसे चिड़िया होती है ना, तो वो लोग एग देते हैं। तो जो लोग एग देते हैं, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपोरस बोलते हैं। तो ये कभी में भी एग्जाम में ये टर्म पूछा जाए कि जो ह्यूमन है वो किस में आता, तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो मैंने कोशिश करी है कि मतलब ज़्यादा लंबी ना हो, बट ठीक है, अगर हो जाए तो आप लोग ध्यान से देख लेना। क्योंकि आप ये समझो ना कि जो मैं एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड कर देती हूँ वो आपके लिए ही है, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट में भी सब पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा डिटेल पता हो, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप एटलीस्ट आंसर कर पाओ। और मैं कहूँगी कि आप कहीं से भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़िए और डीपली पढ़िए और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए, बाकी तो आप समझदार ही हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें 7 चीज़ें पढ़नी है: टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड्स। तो चलिए, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें है क्या। देखिए, ये जो सबसे पहले है आपका, ये टेस्टिस है, ये पेयर में होता है, मतलब 2 होते हैं ये। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है, जो मतलब कि मेल समझ रहे हैं, पुरुष के, हाँ, पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में। अब ये क्या है? 2, मतलब 2 होते हैं, पेयर में होते हैं, 1 पेयर होता है। दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक्स आउटसाइड द बॉडी। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटल सैक में, जो कि बॉडी से थोड़ा आउटसाइड में होता है। इसके बाद स्क्रोटल सैक्स कंटेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो स्क्रोटल सैक है इसमें होता क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये स्क्रोटल सैक की क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आपको 1 बाय 1 समझना है। स्क्रोटल सैक में क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और यही सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं वो स्क्रोटल सैक की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर जो नाम दिए हैं इसको आप इंग्लिश में ही याद रखो, क्योंकि हिंदी में जो नाम है वो बहुत टफ है, उसको आप याद करने में आई एम श्योर कि आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग ये जो टेस्टिस हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, स्क्रोटल सैक है, टेस्टिस, सब कुछ आप इंग्लिश में ही याद रखो, आराम से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है कि मेल सेक्स सेल्स आर स्पर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एट द टेम्परेचर ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या होती हैं? क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, जो कि स्पर्म क्या है? मेल की बॉडी में, मेल मतलब मेल के बॉडी की सेक्स सेल्स हैं,
स्पर्म्स जो है वो मेल की बॉडी की सेक्स सेल्स हैं, और स्पर्म्स को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और क्या कहते हैं इस कितने टेम्परेचर पे प्रोड्यूस करती हैं, 34 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहाँ पर ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर हैं, स्क्रोटल सैक में। तो स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है वो आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है। कम क्यों होता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर वहाँ मतलब स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर कम रहेगा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो वो टेम्परेचर कितना होता है आपका, 34 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये है आपका कि जो लेडिंग सेल्स और इंटरस्टियल सेल्स हैं आर प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो अगर उस वाले चैप्टर में, ग्लैंड्स वाले में, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके लेडिंग सेल्स एंड इंटरस्टियल सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, ये जो सेल्स हैं, ये जो दोनों सेल्स हैं आपकी, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं और क्या सिक्रीट करती हैं आपका, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से या किस सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है, तो आप इन सेल्स का नाम लेकर के आराम से आंसर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय इट। वही पीछे वाली बात है कि जो स्क्रोटम होता है वो मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। और ये जो टेम्परेचर किस लिए रिक्वायर्ड है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एपिडिडाइमिस। इसको हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं, बट आप सोच सकते हो एपिडिडाइमिस ईजी है कि अधिवृषण ईजी है। यहाँ पर मुझे इंग्लिश ईजी लगी, सो दैट मैंने सिर्फ इंग्लिश ही इंक्लूड किया है। इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म्स। कहने का मतलब स्पर्म को ये स्टोर रखता है अपने पास। हियर स्पर्म गेट मेच्योर्ड एंड पास टू यूरेथ्रा थ्रू द मैस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके स्पर्म है वो मेच्योर होते हैं और पास टू यूरेथ्रा, मतलब कि, और पास कैसे होते हैं, जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू पास होते हैं, किससे, मैस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। मतलब कि यूरेथ्रा के थ्रू जो है कहाँ पहुँच जाते हैं, ये वास डिफरेंस में पहुँच जाते हैं। और वास डिफरेंस आपकी एक मैस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, थर्ड है आपका, देखिए वास डिफरेंस, वही जो अभी आपने नीचे पढ़ा। वास डिफरेंस का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू सेमिनल वेसिकल। कहने का मतलब ये है कि जो वास डिफरेंस का काम है वो क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, और आपका स्पर्म कहाँ पे था, एपिडिडाइमस में, क्योंकि वहाँ वो स्टोर हाउस है। तो वास डिफरेंस क्या है, वास डिफरेंस एक नली है, ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब, अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एपिडिडाइमस से सेमिनल वेसिकल में ट्रांसपोर्ट कर देती है, स्पर्म को मतलब भेज देती है। तो आप आंसर कर सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से मस्कुलर ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आप बता सकते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ है हमारा सेमिनल वेसिकल, जिसके थ्रू जो है जाता है अभी। अब कहाँ जाता है ये, इट इज़ लोकेटेड, जो मतलब कि सेमिनल वेसिकल की पोजीशन है वो कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। जो सेमिनल वेसिकल है ये कहाँ पर लोकेटेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, और क्या करती है ये, जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद लास्ट ये फिफ्थ है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, इट प्रोवाइड फ्लोटिंग मीडियम टू द स्पर्म। जो स्पर्म्स होते हैं वो फ्लोटिंग मीडियम में चलते रहते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो है तैरती हुई अवस्था में, आप ये कह सकते हो। तो इसको ये फ्लोट करने के लिए मीडियम प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल आर ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच मेक सीमेन एंड नरिश द स्पर्म। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल वेसिकल है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड होती हैं, जो क्या बनाती हैं, सीमेन बनाती हैं और नरिश द स्पर्म, स्पर्म को नरिश करती हैं और सीमेन बनाती है। सीमेन का मतलब यहाँ वीर की बात हो रही है, तो वो बनाती हैं। आपको बस फंक्शन याद रखना है, ये छोटे छोटे फंक्शन दे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। या तो आपको नाम दे देंगे, मतलब कोई भी ऑर्गन का या नाम दे देंगे कि इस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, या फंक्शन दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन कौन करता है। तो आपको फंक्शन और दोनों चीज़ों का नाम बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद 6 नंबर पे आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक्ट्स एज ए कॉमन पासेस फॉर सीमेन एंड यूरिन। ये क्या है, ये भी एक जिसके थ्रू जो है यूरिन पास होता है, और ये कॉमन सा मतलब रास्ता आप कह सकते हो क्या पास करने का, सीमेन एंड यूरिन, सॉरी एक सेकेंड, जो सीमेन और यूरिन को पास करने का एक कॉमन पास बना हुआ है, रास्ता बना हुआ आप कह सकते हो। इसके बाद इसमें जो है आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड होती हैं, वही जो हमने पढ़ी, बस उसका नाम यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड दे दिया गया, आप ये समझ लो। इसमें जो है कितनी ग्लैंड होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बाद थर्ड आपका कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, द सिक्रीशन फॉर्म 3 ग्लैंड मिक्स टू फॉर्म अ फ्लूइड कॉल्ड सीमेन। जो अभी सीमेन की बात हो रही थी, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सीमेन है, इसका ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये मिल करके क्या बनाती हैं, मतलब क्या सिक्रीट करती हैं, आप ये कह सकते हो, उसको बोलते हैं सीमेन। अरे सॉरी, ये मार्कर बार बार।
तो ये जो है क्या ये फ्लूइड को फॉर्म करती हैं, सिक्रीट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। आपको अगर एक बार नहीं समझ आ रहा, आप दोबारा वीडियो देखेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैंने टू द पॉइंट चीज़ें ऐड करी है कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। बस यहाँ पे आपको नाम याद रखने की कौन कौन से आते हैं, मतलब कितने पार्ट हैं उनके उसमें, और इनका फंक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीज़ें पढ़नी है हमें, मतलब 4 चीज़ें हैं। ओवरी है आपकी, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब को शॉर्ट फॉर्म में FT भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, 4th है आपका वजाइना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी जो होती है फीमेल बॉडी में वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ओवरीज प्रोड्यूस एंड स्टोर ओवम इन देम। कहने का मतलब जो ओवरी होती है वो क्या करती है, ओवम जो मतलब अंडाणु होते हैं फीमेल की बॉडी में, उनको प्रोड्यूस करती है। किसको? ओवम प्रोड्यूस करती है, अंडाणु जिसको आप बोलते हैं, मतलब उसको प्रोड्यूस भी करती है और उसी में स्टोर भी रखती है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मैंने आपको ग्लैंड वाले चैप्टर में बताया था जब हमने गोनाइड्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या करती है ये फीमेल हार्मोन होते हैं ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवम प्रोड्यूस करने के साथ साथ फीमेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस बाई मेसिवोरियम मेम्ब्रेन। कहने का मतलब जो आपकी ओवरी होती है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, जो ओवरी होती है वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है। ओके, तो ये किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है? मेसिवोरियम मेम्ब्रेन के द्वारा। आपको ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा कनेक्ट होती है, तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है मेसिवोरियम मेम्ब्रेन। इसके बाद आपका दूसरा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है? दे आर साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं दे आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दे कनेक्ट ओवरीज विद द यूट्रस। सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, ओवरी और यूट्रस कनेक्ट होती है, सीधे सीधे जो कनेक्ट होती है वो फैलोपियन ट्यूब के ही द्वारा कनेक्ट होती है। अभी पिक्चर दिखाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द जाइगोट गेट्स डेवलप इन फैलोपियन ट्यूब दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पर ये बात हो रही है, ये देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कहने का मतलब ये है, कभी देखिए ऐसे तो नॉर्मल जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जो बेबी होता है उसका ग्रोथ कहाँ पे होती है? यूट्रस में होती है, जो गर्भाशय होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जो बेबी है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लग जाता है। तो जब अगर बच्चा यूट्रस में डेवलप ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लग जाता है तो उसको हम लोग कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक टर्म है, आपको सिर्फ टर्म याद रखना है। तो आप ये कह सकते हो कि वही बेबी को ही हम लोग जाइगोट बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो आप कि जब कम दिन का होता है बेबी, मतलब 2 मंथ तक हम उसको जाइगोट बोलते हैं। तो उसी बात को रहे कि जाइगोट अगर फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लग जाता है तो उसको हम किस उससे जानते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के उससे। इसके बाद आपका है एंड पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नोन इज फिम्ब्रिया। तो इसमें क्या है कि कहने का मतलब ये है, जो आपका फैलोपियन ट्यूब है उसका जो एंड पॉइंट है उसको हम फिम्ब्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, FT का मतलब फैलोपियन ट्यूब, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है। एक तरीके की नली है ये, उसी नली की बात हो रही है। अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ पिक्चर इसकी। इसके बाद है आपका यूट्रस। यूट्रस क्या है? यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द एम्ब्रियो। मतलब जो बेबी बनेगा, एम्ब्रियो का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका ये स्पर्म के बाद ये आपका जो है ओवम। तो जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो ही बनता है। उसी चीज़, जहाँ भी एम्ब्रियो लिखा हो तो आप समझ जाइए कि स्पर्म और ओवम, मतलब कि जो बेबी बनने की स्टार्टिंग है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। स्टार्टिंग मतलब जब से, मतलब क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 महीने तक का जो प्रोसेस होता है या टाइम होता है उसको एम्ब्रियो पीरियड बोलते हैं, एम्ब्रियोइक पीरियड। तो उसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो का मतलब आप सीधे आपको ये समझना है कि जो है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। लेकिन एम्ब्रियो पूरा आपका क्या है? बेबी है, समझ लो। तो एम्ब्रियो से आप बेबी को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब बच्चे की बात हो रही है, सीधे ये समझिए। तो जो यूट्रस है आपका वो क्या है? एक साइट है जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पूरे 9 मंथ तक जो बेबी होता है वो यूट्रस में ही होता है आपकी। यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो यूट्रस होती है आपकी वो 3 उसमें 3 दीवारें होती हैं, आप ये कह सकते हो 3 लेयर होती है उसमें। कौन कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम का मतलब सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे पहले नंबर की जो है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये 2nd नंबर की है और ये 1st नंबर की है, और सबसे लास्ट वाली जो है वो एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको। अभी पिक्चर दिखाऊंगी वो भी आप समझ जाएंगे। इसके बाद क्या है कि जो एक सेकेंड, ये जो आपकी यूट्रस है उसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड पेयर की जैसे। जो नाशपाती आपकी होती है उसके उल्टा नाशपाती की जैसे आप कह सकते हो। इसके बाद इसकी लेंथ कितनी है?
7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद विड्थ इसकी है 5 सेंटीमीटर, हाइट इसकी है 2.5 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है वो कितना है 30 ग्राम। ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा क्रैम करने वाली चीज़ें हैं बट आप ठीक है जो है आप कुछ चीज़ें तो देखिए आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका डायग्राम है पूरा जो मैंने अभी आपको बताया। ये मैंने बताया आपको ओवरीज होती हैं, 2 होती हैं ओवरी। ये जो आपको वाइट वाला दिख रहा है पोर्शन आप देख ही पा रहे होंगे, ये आपकी ओवरीज हैं। एक इधर होती है, मतलब एक इधर ओवरी होती है और एक इधर होती है, ठीक है। और इसी ओवरी से ये जो पतली नली गई है आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये जो दिख रहा है जो मैंने बताया अभी आपको मेसोवेरियम मेम्ब्रेन, ये आपकी मेसोवेरियम मेम्ब्रेन ये है जो यहाँ से आपको दिख रहा है, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये चीज़, इसी चीज़ को, ये जो मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि देखो आप यहाँ से जो ओवरी है आपकी यहाँ से ये कनेक्ट हो रही है यूट्रस से, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका यूट्रस है। इसी यूट्रस में आपकी 3 दीवारें होती हैं, वही 3 लेयर्स होती हैं जिसको हम अभी मैंने आपको बताया पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये देखिए ये जो आपका पूरा पोर्शन है ना इधर वाला, फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं, एक इधर से होती है आप देख पा रहे होंगे, इधर से भी है और एक इधर से भी है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। इसी के जो इसकी किनारे वाली चीज़ें हैं इसी को हम लोग फिम्ब्रियाई बोल रहे हैं। और इधर आपका ये पोर्शन जो इधर यूट्रस से नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है सर्विक्स, इधर आपका ये वेजाइनल वाला पार्ट है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और चीज़ें कि एम्ब्रियो जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो एक चीज़ आप सुन लीजिए कि जो मेल होता है उसकी बॉडी में होता है स्पर्म होता है और जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में ओवम होता है। इसको हिंदी में भी आप ऐसे याद रखो, स्पर्म और ओवम ज़्यादा ईजी रहेगा आपको, ठीक है। तो स्पर्म जब होता क्या है कि स्पर्म और ओवम दोनों, ये आप दिख पा रहे होंगे आई थिंक, ये स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो उसको फिर क्या, उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। जो मतलब कि स्पर्म और ओवम का जो आप कह सकते हो कि मीटिंग होती है वो कहाँ होती है, आपके फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, यही जो स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब मतलब ये जो आपकी दिख रही है, ये किनारे वाली है, ये वाली, ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और ये जो आपका जो एग बनता है मतलब ओवम प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाइट वाला बहुत छोटा डायग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है इसी में ओवम रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये आपका फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट, ये आपको दिख पा रहा होगा। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसका नाम क्या हो गया, जाइगोट। फिर जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे आगे खिसक करके कहाँ आ जाता है, ये आपकी यूट्रस में आ जाता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो ये आपकी ओवरी हो गई, इधर भी एक ओवरी हो गई, ठीक है। यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब निकली, यहाँ से भी ये फैलोपियन ट्यूब निकली। इसके बाद ये आपका है मान लीजिए यूट्रस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ओवम होता है, यहाँ पर फिर क्या है, ये ओवम धीरे धीरे खिसक करके यहाँ आता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो होता क्या है, ओवम और स्पर्म यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस फैलोपियन ट्यूब में। फिर ये धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। ये सारी चीज़ें होने में 6 से 7 दिन लगते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे खिसक करके यहाँ यूट्रस में आ जाता है और यहाँ यूट्रस में ही आपका जो बच्चा होता है वो रहता है और उसका डेवलपमेंट भी वही होता है, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो रही है, धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। एक सेकेंड, तो वही वाली बात, जब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप इन यूट्रस, जाइगोट बनने के बाद कहाँ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा, वहीं पर उसका डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट जब उसका होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग उसको एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देंगे, जाइगोट नहीं बोलेंगे। फिर हम इसको जैसे वो यूट्रस में आकर के उसका डेवलपमेंट शुरू होगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा। एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ओवम होता है जो फीमेल की बॉडी में होता है, स्टे इन फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स। मतलब कि जो ओवम होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स में सिर्फ 24 आवर के लिए रुकते हैं। बट स्पर्म्स कैन स्टे 2 to 3 days। मतलब जो स्पर्म होते हैं वो 2 से 3 दिन रुक सकते हैं, जो कि मेल की बॉडी में होते हैं, और जो ओवम होते हैं वो 24 आवर रुकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मतलब कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है उसको किस नाम से जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर भी ये जो चीज़ें पूरी बनी हुई है वही चीज़ बनी हुई जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, स्पर्म और ओवम नीचे जो है मिलेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो क्या बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे। और जाइगोट कहाँ आ जाएगा, फिर आपका यूट्रस में आकर के डेवलप होगा, और यूट्रस में डेवलप होने के बाद क्या बन जाएगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो भी बोलते हैं, फीटस भी बोलते हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बेबी भी बोल सकते हैं। इसको पूरा देखिएगा अच्छे से, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद ये आप कह सकते हो फ्लो चार्ट है
कैसे कैसे क्या होता है देखो। गेमेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या फॉर्मेशन होता है, मतलब जब वो बनते हैं आप ये कह सकते हो, तो उसको गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद इंसेमिनेशन का मतलब स्पर्म एंटेड इन विजाइना। इसके बाद फिर ये सेकंड नंबर पे है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म और ओवम मिल करके जाइगोट बना लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब जो जाइगोट है वो कहाँ आता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस में आकर के यूट्रस की एक वॉल से चिपक जाता है और वहीं पे डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो जो जाइगोट ऊपर से खिसक करके आगे आपका यूट्रस में, तो वो जो वहाँ पे चिपक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कि आप कह सकते हो कि मतलब क्या बोलते हो, मतलब स्थापित हो जाता है, आप ये कह सकते हो। इसके बाद फिर होता है जेस्टेशन का मतलब होता है कि पूरे 9 मंथ जो प्रेगनेंसी चलती है उसको जेस्टेशनल पीरियड बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब 9 मंथ तक जो चलता है बच्चे का, फीटस का मतलब वही बेबी से ही, यहाँ पर भ्रूण से है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो है आपका वो पार्ट्यूरेशन, कहने का मतलब प्रसव जो होता है, मतलब डिलीवरी की बात हो रही। तो ये आप हो सकता है कभी कभी ये आ जाता है नेट के एग्जाम में या और किसी एग्जाम में, या हो सकता है इसी में कोई भी इसमें हो सकता है आपको टर्म पूछ लें और इसका मीनिंग पूछ लें आपसे। तो इस तरह अब आप आई थिंक समझ ही गए होंगे, पीछे भी दे रखा है, इधर भी बता रखा है। फर्टिलाइजेशन आप समझ गए, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो अगर इसके बाद भी आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई चीज़ इसमें रह गई हो या आपको ना समझ आई हो तो बता सकते हैं। चलिए फिर, और फिजियोलॉजी हो सकता है ये ख़त्म ही हो जाए, या अगर कोई मैं एक बार रीचेक करूँगी, कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक छूटा रह गया होगा तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा करके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बारिश एंजॉय करिए। गर्मी कम हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश को ही मत एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी किसी भी टाइम आकर के दरवाज़ा खट 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 कर सकती है ना। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना, आपको अपने आप को तैयार करना है। इंतज़ार करने से अच्छा आप अपने आप को तैयार करिए। किस लिए तैयार करिए? एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल दिल दिमाग से एकदम तैयार करिए और इत्मीनान से एकदम पढ़ाई करिए, परेशान ना होइए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका सिलेबस पूरा रहेगा, आप रिवीजन किए रहेंगे, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में ना बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। टाइम से पहले आप पेपर करके आएंगे, बिल्कुल। तो चलिए फिर, आप लोग अपना रिवीजन और आपकी जो प्रैक्टिस है, अपना नोट्स है, किताब है, जो जैसे भी आप जिस मेथड से आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपको ईजी लग रहा हो, ज़्यादा कन्वीनियंस लग रहा हो, उसको कंटिन्यू रखिए, रोकिए नहीं, इन्जॉय करिए, लेकिन ठीक है पढ़ाई को ध्यान में रखिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे आपका डेली का रूटीन है उस डेली के रूटीन में आप पढ़ाई को भी शामिल कर लीजिए। आप पढ़ाई को शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और चलिए फिर, ज्ञान तो होता ही रहता है, आप खुद समझदार हैं। तो चलिए, तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।